नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 3 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से खबरों की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश की बात करेंगे, जहां अब भी बवाल जारी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी हिंसा लगातार जारी है और तो और अब वहां के माइनॉरिटीज यानी हिंदुओं को भी निशाने पर लिया जा रहा है। हिंदुओं के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कई मंदिरों को तोड़ा गया है। सड़कों पर खून खराबा अब भी जारी है। बांग्लादेश में आपको बात करें, यदि संडे की बात को छोड़ भी दे तो उसके बाद भी 100 और लोग मारे गए हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी और 100 लोगों की हत्या हुई है। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में पूरे बांग्लादेश में फैली हिंसा में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ढाका में सोमवार की रात को माहौल काफी खराब रहा। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई। नेताओं, अधिकारियों और कई संस्थानों पर हमले हुए। हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में न सिर्फ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए, बल्कि राजधानी ढाका और उसके बाहर भी हसीना की आवामी लीग सरकार के मंत्रियों, पार्टी सांसदों और नेताओं के आवासों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ। कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। राजधानी और विभिन्न संस्थानों पर हिंसा हुई। हिंदू मंदिरों पर हमले हुए और बड़े पैमाने पर लूटपाट में तकरीबन 100 लोग मारे गए। तख्ता पलट और हिंसा के बाद बांग्लादेश सुर्खियों में बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर, दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहां तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश के मेहरपुर स्थित इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी 2021, 2022 और अब 2024 पिछले 4 सालों में बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर पर 3 हमले हो चुके हैं। भारत भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजर बनाए रखे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3:30 बजे संसद में बोल रहे थे और लेटेस्ट डेवलपमेंट से लोगों को अवगत भी करा रहे थे। अब बगावत का अंजाम ये हो गया है कि पूरे बांग्लादेश में मानो आग की लपटें ही हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र पर गजब का वार हुआ है और ऐसे में अभी पूरी की पूरी कंट्रोल सेना के हाथ में है। हालांकि वह दावा कर रही है कि 2 दिनों के अंदर एक अंतरिम सरकार बना ली जाएगी, लेकिन इस अंतरिम सरकार में हम आपको बता दें कि आवामी लीग की कोई सदस्यता, कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। इसके बाद ही अब तमाम कयास लग रहे हैं कि आखिर अब सत्ता पर काबिज कौन होगा। जिस प्रकार से आतंकवाद बांग्लादेश में हिंसा चरम पर है, ऐसे में वहां की स्थितियों से निपटने में पूरी तरह शासन, प्रशासन और सेना पस्त नजर आ रही है। सेना ने तो इंटरवीन करने से ही मना कर दिया है और ऐसे में उपद्रवी लगातार सड़क पर उतर रहे हैं और लोगों को टारगेट बना रहे हैं। खासकर वहां पर बसे हिंदू लोग जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक का दर्जा पाते हैं, उनके ऊपर तो मानो अट्रॉसिटीज और बढ़ गई है। लगातार हमले हो रहे हैं। यहां तक कि धार्मिक स्थान, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनमें भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिए जा रहा है। पूरे बांग्लादेश में अराजक स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में लोकतंत्र पर आघात है, बिगड़े हालात हैं, यही हम आपको लगातार बता रहे हैं। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है या उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया कि अब वो आकर के भारत में है। आज ही गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के पास यह खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि वहीं के गेस्ट हाउस में फिलहाल शेख हसीना रह रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वो कुछ ही समय के बाद या कुछ दिनों के बाद लंदन जा सकती हैं। हालांकि स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं है। कयासों का बाजार गर्म है। शेख हसीना के बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने अब कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। लगातार एक के बाद एक सरकारी प्रतिष्ठानों, संस्थानों, अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों के आवास पर हमले हो रहे हैं।
ऐसा लगता है कि मानो को पूरा का पूरा बांग्लादेश ही इस वक्त आग की लपटों में झुलस रहा हो। ऐसी अराजक स्थिति हो गई है कि वहां पर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की भी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और उन पर हथौड़ों से वार किया जा रहा है। लगातार आपको हम अपडेट बता रहे हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई, और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी राजीव, जिस तरह से अराजक तत्वों ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया है और यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन हो तो बिल्कुल उलट रहा है। ताजा मामला में हिंसा जो हुई है उसमें तो और 100 लोगों से ऊपर के मारे जाने की खबर है। ये गजब की अराजक स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? कुणाल, बांग्लादेश की स्थिति जो है बहुत भयावह हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा था कि शायद बांग्लादेश शेख हसीना के वहां से आने के बाद में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन ऐसी स्थितियां सामान्य नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में जो समाचार मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत वहां हो चुकी है और समाचार तो ऐसे भी है। वहां का एक अखबार है ढाका ट्रिब्यून, उसने खबर दी है कि 14 पुलिस वालों को पीट कर मार डाला गया है और इसके अलावा एक सांसद के जले हुए घर से 4 शव बरामद हुए हैं। तो ऐसे घर जलाने की और जले हुए घरों से डेड बॉडी मिलने की ये बहुत सारी खबरें मिल रही हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है कि वहां पर हिंदुओं पर, जो वहां के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन पर हमले बहुत बढ़ गए हैं। वहां मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं की बाजारों को, दुकानों को जलाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और वहां से जो खबरें आ रही हैं बहुत छिटपुट आ रही हैं। और ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ये खबर ढाका ट्रिब्यून की है। ढाका ट्रिब्यून वहां का अखबार है, बांग्लादेश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है और ये माना जाता है कि ये अखबार जो है वो प्रो बांग्लादेश, ऐसा नहीं है कि वो लिबरल है। उसके बावजूद अगर वो ऐसी खबर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां स्थिति बहुत चिंताजनक है। हालांकि वहां के आदमी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और उस जमाने भी कल जब देश को संबोधन किया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी और लोग वापस अपने घरों में चले जाएंगे। लेकिन इसके उलट वहां पर एक जिला जेल को तोड़ करके वहां से 500 कैदियों को वहां से रिहा करा दिया गया है, वहां से भगा दिया गया है। ये बहुत गंभीर सिचुएशन बन रही है और कल ही हमने ये सुना था कि खालिदा जिया को रिहा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है और ये भी सुना जा रहा है कि खालिदा जिया को बांग्लादेश में नहीं रखा जाएगा, उन्हें इलाज के लिए कहीं बाहर भेजा जाएगा। तो अभी स्थिति नॉर्मल नहीं है वहां पर। अभी तक जो अंतरिम सरकार बननी थी उसके सिर्फ नाम चल रहा है, कहीं अभी अंतरिम सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अब अप्रत्यक्ष तौर पर वहां अब विदेशी ताकतों का, जो अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, ऐसे जो लोग हैं उनकी वहां प्रभाव कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल जी बिल्कुल, और इसीलिए शायद शेख हसीना लगातार इन तमाम ताकतों के आंख में कांटा की तरह चुभती भी थी और अब उनको रास्ते से हटाकर वहां पर आर्मी भी जिस तरह से आराम से बैठी हुई है, एक तरह से कह सकते हैं, और उन्होंने कहा था कि हम कोई सी भी तरह का सरकार का साथ नहीं देंगे, लेकिन अब तो शेख हसीना चली गई और उसके बाद भी आर्मी कुछ खास कर नहीं पा रही है। ऐसे में यह अराजक स्थिति न पूरे बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है। हमारे भी 19,000 नेशनल्स हैं वहां पर, क्या कुछ अगला कदम होना चाहिए भारत का? कुणाल, एक गाने की एक लाइन है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। तो शेख हसीना पर ये उन्हीं के लोगों ने बिजली गिराई है। ये जो वकारुज्जमा जो यहाँ वहाँ के आर्मी चीफ हैं वो इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जी शेख हसीना के। तो शेख हसीना को ये मालूम था कि जब तक सेना उनके साथ में तब तक कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो वही आर्मी चीफ उनको आकर के अल्टीमेटम देते हैं कि आप 45 मिनट में देश छोड़ने, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये सिचुएशन भारत के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी में चाइना के बहुत ज्यादा हथियार हैं, चाइना का बहुत ज्यादा वहां प्रभाव है। तो ये स्थिति भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। हालांकि भारत के जो छात्र जो वहां पढ़ते हैं उन्हें मैक्सिमम को वो लोग इंडिया आ चुके हैं, लेकिन अब भी 10 से 12 हजार लोग भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि जयशंकर जी ने राज्यसभा में आपसे कुछ देर पहले बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भारतीय समुदाय है वहां पर सुरक्षित है, वहां
जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित है। लेकिन अब ये सरकार का बयान है और सरकार ने ये बयान सब कुछ देख सोच समझ के दिया होगा परिस्थितियों को, कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्थिति है वहां पर। तो अभी मुझे जो लगता है वो वहां के जो अखबार है, वहां के जो मीडिया सोर्सेज है, वो ये कह रहे हैं कि स्थितियां ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, और भारत को वीकन करने के लिए कहीं ना कहीं एक ये साजिश भी हो सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए राजीव जी आपका बेहद शुक्रिया। अब बात करेंगे बांग्लादेश में अशांति के बीच केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थिति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी है। बता दें कि बांग्लादेश के ताजा हालात को देखते हुए पूर्व पीएम शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत पहुंची हैं और इसके बाद वो लंदन जाएंगी। बैठक में भारत सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी नेताओं को बताया कि स्थिति को देखते हुए हमारी उस पर नजर है, हमने शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि बांग्लादेश में तकरीबन 12 से 13 हजार इंडियन नेशनल्स भी मौजूद हैं। पार्टी बांग्लादेश को लेकर के बुलाई गई है। बिहार अभी के जाते हैं, देखते हैं क्या है। बिहार की सीमा पर भी रक्त बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ के जवान मतलब बढ़ाना ही चाहिए। देश की जहां भी सीमाएं हैं वहां पे सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए। बाकी स्थिति की चर्चा अंदर देखते हैं कि सरकार ने बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग, तो उसमें देखते हैं क्या क्या चर्चाएं होती है। बाहर आके आप सबको बताएंगे। फिर आप लोगों को क्या चिंता है? क्या होता है इस स्थिति में? मतलब आप लोगों को चिंता लग रही है या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा और चिंता स्वाभाविक है। भारत के लोगों को और सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी बैठक में जाते हैं, फिर देखते हैं सरकार। खबरें आ रही हैं कि वहाँ खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिर और गुरुद्वारे जो भी हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। और देखिए, इन्हीं सब बातों को चर्चा करने के लिए सरकार ने ये बैठक बुलाई है। तो हम लोग अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या निकल के आता है। उसके बाद प्रेस को हम लोग अवगत कराएंगे। सरकार को सपोर्ट देखिए जो भी स्थिति अभी पैदा हुई है, तो विपक्ष का ये है कि देश के साथ अगर जरूरत है तो हम सब खड़े रहेंगे। तो आप सुन रहे थे तमाम विरोधी पार्टियों को और उनके नेताओं को बातचीत करते हुए। मीसा भारती थी, राष्ट्रीय जनता दल की सांसद हैं, और वह साफ तौर पर कह रही थी कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और देखते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन स्थितियां बेहद चिंताजनक है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ ही लगभग 4096 किलोमीटर की काफ़ी लंबी हमारी बॉर्डर लगती है बांग्लादेश के साथ। ऐसे भी आतंकी और तस्करियों से हम लगातार परेशान रहते ही हैं, और इतने सेंसिटिव मुद्दे पर जो आज बातचीत होगी, ऐसे में बॉर्डर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमाम बीएसएफ के अधिकारी भी मुस्तैद हैं, यहाँ तक कि पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है, और जितने भी पार्टी के नेता हैं वो सब धीरे धीरे करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और कैसे देश को एकजुट रखा जाए और बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए देश सक्षम हो, इस पर भी गहन चर्चा हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यह उनका पहला अयोध्या दौरा है। अपने अयोध्या प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी और लामलला के भी दर्शन करेंगे। इसके बाद वे कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 2 दिवसीय यह उनका अयोध्या दौरा होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह पहला अयोध्या दौरा है, और ऐसे में इस दौरे के काफी मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं, खासकर तब जब कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में फिर से सरकार और संगठन तालमेल बैठाते हुए लोगों के बीच जाना चाहती है, और हो सकता है एक मैसेज देना चाहती हो कि हमको साथ रहना है और मिलकर चुनाव लड़ना है। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
पहुंचने वाले हैं। 2 दिनों के लिए वो वहां रुकेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ साथ वहां के जनप्रतिनिधियों से भी वो बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि इसलिए भी अयोध्या का दौरा यह अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने यहां जीत का परचम लहराया था और यह बिल्कुल ही गवारा नहीं था बीजेपी को, क्योंकि राम मंदिर के बनने के बाद किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। जी गौरव, आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं 2 दिवसीय दौरे को लेकर, या शायद पहुंच भी गए होंगे, वो अपडेट हम आपसे लेंगे। क्या मायने रखते हैं ये बात वहां के अयोध्या वासियों के लिए और कितना खास है बीजेपी के लिए खुद यह दौरा? देखिए कुणाल, बता दें कि लोकसभा चुनाव होने के बाद आज अयोध्या सीएम योगी आ रहे हैं, जो कि वो दो दिन अयोध्या में रुकेंगे। अभी 4 बजे जो है उनका उड़न खटोला राम कथा पार्क में लैंड होगा और उसी के साथ साथ आज कई कार्यक्रम उनके होने वाले हैं। जो कि आपको बता दें कि अभी 4 बजे जब वो उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा उसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी जाने के बाद रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उसके साथ साथ अतिथि गृह में कानून व्यवस्थाओं को लेकर जायजा करेंगे। फिर वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जो कि बीजेपी के पदाधिकारी और यहाँ के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक करेंगे। जो उपचुनाव होना है वो कहीं ना कहीं अयोध्या से ही शुरू होगा कि जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं इस पर चर्चाएं भी करेंगे। तो क्या इस दौरे को न केवल औपचारिक विजिट समझा जाए बल्कि एक स्ट्रेटेजी के तहत भी यह दौरा है कि आने वाले 10 विधानसभा जो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, सबसे अहम बात तो जो उपचुनाव है उसको लेकर के अगर हम बात करें तो उपचुनाव पर विशेष नजर रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है यहाँ अयोध्या से हाथ धो बैठी है। तो यहाँ पर एक सीट पर उपचुनाव होना है, क्योंकि जो वहाँ के विधायक अवधेश प्रसाद थे वो सांसद हो गए और जो टिकट है समाजवादी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि जो अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा को झटका लगा है उस झटकों से आगे बढ़ने के लिए और जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरा अपना काम करेगी और जोरों शोरों से जो है पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेगी कि इस सीट पर कैसे परचम लहराया जाए। चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा प्रमुख दिशा निर्देश जारी किए गए। विगत 7 वर्षों में सतत प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। कई मंडलों में निर्माण कार्य जारी है। मंडलों के बाद अब लक्ष्य एक जिला एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति ने प्रदान किया। इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन जताते हुए देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से विभूषित किया जाना भारत के लिए गौरव का क्षण है। लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में एक महिला ने खुद को आग लगा ली। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस वालों ने महिला को सिविल अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला 90% जल चुकी है। दरअसल लखनऊ के आत्मदाह करने वाली महिला उन्नाव जिले के पूर्वा की रहने वाली है। उसकी पहचान अंजलि जाटव के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद के चलते आत्मदाह के प्रयास की बात सामने आ रही है। महिला ने उन्नाव की पूर्वा कोतवाली में पति और अन्य परिजनों पर मुकदमा दर्ज करवाया था। सहयोगी अभिषेक रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरह से इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दी है, एक महिला ने खुद ही अपने आप को आग के हवाले कर दिया, क्या कुछ है पूरा अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए कुणाल, ये जो महिला है ये उन्नाव के पूर्वा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसने 2 अगस्त को अपने पति, जेठ व उनके जो अन्य पुत्र हैं उनके खिलाफ घरेलू हिंसा और मुकदमा दर्ज कराया था दहेज की प्रताड़ना का। उसके बाद पुलिस ने उसमें कार्रवाई करते हुए उसका जो पति है और जेठ है उसको भेज दिया था। और उसके बाद महिला आज लखनऊ आई हुई थी और जो पति थाना क्षेत्र है वहां पर ये पहुंची है और इसने अपने ऊपर इसके साथ बच्चा बिठाया, इसने बच्चे को किनारे बिठाया है और उनके ऊपर ज्वलनशील जो पदार्थ है वो डाला है। उसके बाद अपने जो आसपास लोग मौजूद थे, क्योंकि जो दोस्ती जो इलाका है वो काफी हाईफाई एरिया है, वहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिनके साथ सिक्योरिटी रहती है, पुलिस फोर्स रहती है, तो वहाँ पे पुलिस फोर्स थी और अन्य जो लोग थे तत्काल में इसकी आग बुझाई है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। उसके बाद पुलिस इसको सिविल हॉस्पिटल ले गई है। इसकी जो महिला है वो बहुत बुरी तरीके से जो है जल गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 से 90% तक के वो जल गई थी। उसके बाद उस गंभीर हालत में उसको ट्रामा सेंटर एडमिट कराया गया, जहाँ फिलहाल अंजलि जाटव है उसका इलाज चल रहा है। चलिए, आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे और जानकारी लेने के लिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। अब बात गोरखपुर की, जहां अचानक एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ता सीएमओ कार्यालय पहुंचकर उनसे मिलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें बताया गया कि सीएमओ साहब कार्यालय में मौजूद नहीं हैं। ये जानकारी मिलते ही एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ता उग्र हो गए और कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान सीएमओ साहब एबीवीपी कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए और पुलिस और जिला प्रशासन को पहुंचकर किसी तरीके से मामले को शांत कराया, ऐसी खबरें आई हैं। इसके बाद एडीएम सिटी को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 12 बिंदुओं को लेकर एक मांग पत्र सौंपा, तब जाकर कार्यकर्ता शांत हुए और वहां से हटे। दरअसल गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यह उग्र प्रदर्शन किया। दस सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी की कोशिश लोकसभा चुनाव में मिली निराशा को खत्म करने और विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने की है, ताकि कार्यकर्ताओं के उत्साह को वापस लाया जा सके। उपचुनाव को लेकर एपीएन न्यूज ने प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान अयोध्या रेप मामले पर भी मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। सुनिए। 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी की पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी मौजूद हैं। दयाशंकर जी, पूरी तरह से तैयारी, लोकसभा चुनाव के बाद जो हुआ उसके बाद आपको लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी? देखिए, लोकसभा के चुनाव में लोगों ने फर्जी बातें कही, लोगों को गुमराह किया, लोगों को बताया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। तो ये जो लोगों को ये बात पता चल गई कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो इसलिए इस बार 10 की 10 सीटें माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे। सबसे बड़ी सवाल, आपने संविधान और आरक्षण की बात कही और उसी नैरेटिव को लेकर अभी भी लगातार समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी को आपने लगातार संसद में देखा, अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। देखिए, लोग कहते हैं ना, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। जो उनकी झूठ और उनका जो भ्रम का जाल था जनता समझ चुकी है और उसका परिणाम आप देखिएगा कि उनको प्राप्त होगा। अयोध्या का जो मामला हुआ, भदरसा में रेप कांड का मामला हुआ, समाजवादी पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि जो अवधेश प्रसाद ने वहाँ पे चुनावी जीत दर्ज की, लगातार बीजेपी पर उन्होंने प्रेशर बनाया और ये दिखाने की कोशिश की कि अयोध्या की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। अब जब ये मैटर हो गया है भदरसा रेप कांड के बाद, कहीं ना कहीं बैकफुट पर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अपराधी को बचा रही है। अयोध्या के सांसद उसको संरक्षण दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएनए का वो कह करके मैंने उसको किसी तरह से वो चाहते हैं कि उसको डाइल्यूट किया जाए इससे और उसको जो है उसको राहत मिले। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिन्होंने न सिर्फ जो अयोध्या रेपकांड उस पर जिस तरह से आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर कि अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और ये भी दावा किया कि जो 10 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमान संभाल ली है। मंत्रियों और पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी के साथ ही सीएम योगी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। एपीएन न्यूज के साथ खास बातचीत में प्रदेश सरकार में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने यह दावा किया कि सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मंत्री ने खास बातचीत में अयोध्या रेप केस और हर घर तिरंगा अभियान पर भी प्रतिक्रिया दी। जा रहा उसको लेकर बीजेपी ने रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। लगातार बैठकें चल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली इस पूरे चुनाव की। कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी रहे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और काफी लंबे समय बाद दिखा जब सरकार और संगठन में सामंजस्य दिखाई दिया, आपस में सामंजस्य दिखाई दिया। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। धर्मवीर जी, लोकसभा चुनाव में जो एक सेटबैक लगा, झटका लगा, उसके बाद एक बड़ी परीक्षा आप लोग के लिए है 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। देखिए, हम लोग सरकार और हमारा संगठन मिलकर के पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे और पूरी रणनीति योजना बना करके हम लोग चुनाव में लगेंगे। आए दिन हमारी रोजाना निरंतर बैठकें चल रही हैं, पूरी तैयारी चल रही है। पहले भी हमारे मंत्रीगण प्रभारी बनाए गए हैं विधानसभाओं में और इस बार फिर वरिष्ठों को हमारे को 2-2 विधानसभा दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2 विधानसभा ली है। तो हम सब लोग मिलकर के पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि 10 जो चुनाव हैं 10 विधानसभा को हमारी कोशिश रहेगी कि 10 विधानसभा हम लोग जीतें। ये प्रयास हम लोगों का रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सीट आपने मुख्यमंत्री की बात की, मिल्कीपुर की सीट, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए हैं, जिसको लगातार समाजवादी पार्टी भुना रही है। बहुत महत्वपूर्ण सीट है मिल्कीपुर की। आपकी क्या राय है कि आपको लग रहा है इस बार सीट वो आप निकालने में सफल होंगे? देखिए, ये पहले जब आजमगढ़ का चुनाव था और रामपुर का चुनाव, तब भी हम लोगों के सामने ये सवाल आए थे कि कैसे आप जीतेंगे, लेकिन वो भी हम लोग जीते थे रामपुर। और ऐसा कोई कुछ नहीं है। और जब हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जनता हमें आशीर्वाद ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी, चाहे वो अयोध्या का जो रेप कांड हुआ, जो आजकल सरगर्मियां बनी हुई है, उस पर उन्होंने बोला हो, हर घर तिरंगा जो यात्रा होती है, झंडे लगते हैं, उस पर उन्होंने राय दी है। साथ ही साथ जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस पर भी उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करने जा रही है, लोकसभा चुनाव की जो हार को भुलाते हुए। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में 2 महीने से भी कम समय में 3 हादसों में 35 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें रविवार को इटावा में एक कार और डबल डेकर बस की टक्कर में 7 लोग मारे गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इटावा के उसराहार इलाके में डबल डेकर बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों समेत 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने में राज्य में यह तीसरी बड़ी घटना है, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई हो। इससे पहले 10 जुलाई को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस ने दूध के कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसमें 18 यात्रियों की जान चली गई थी। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।